Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are going to start class 6th civics, lesson number 3. What is a government? So, let's start our lesson. You must have heard the word government mentioned several times. तो आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा कि वर्ड गवर्नमेंट के बारे में, जिसे हम कई जगह इस्तेमाल में लाते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्ले इन आवर लाइफ्स. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एक्चुअल में होती क्या है और उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है. व्हाट डू गवर्नमेंट डू, हमारी ज़िंदगी में गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो डिसाइड कैसे करती है कि करना क्या क्या है. What is the difference between different types of governments such as monarchies and democracies. साथ ही हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मोनार्की क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या आता है. रीड मोर एंड फाइंड आउट. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं, इसे पढ़ते हैं आगे और पता करते हैं. सबसे पहले यहाँ दिया गया है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस. तो यहाँ कुछ पेपर्स की हेडलाइंस दी गई है, आप उन्हें देखिए और एक लिस्ट बनानी है आपने कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो गवर्नमेंट करती है. तो नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4. इजंट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रेंज है एक्टिविटीज़ की जो कि गवर्नमेंट करती है हमारे लिए. व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट होती क्या है. डिस्कस इन क्लास, आप अपनी क्लास में ये चीज़ डिस्कस कीजिए. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं अपना. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. तो कोई भी कंट्री हो उसे एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है डिसीजंस लेने के लिए और जो भी वहाँ के ज़रूरी काम हैं उनको करने के लिए. These can be decisions about where to build roads and schools. तो जो decisions होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं कि जैसे roads कहाँ पर बनाने हैं, स्कूल कैसे बनाने हैं, और how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. और यहाँ तक कि अगर ओनियन के रेट बढ़ गए हैं तो उनको कंट्रोल करना और हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ये सारे काम भी गवर्नमेंट ही करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. इसके अलावा जो सरकार होती है वो बहुत सारे सोशल इशूज़ पर भी एक्शंस लेती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर्स. तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जो कि गरीबों की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं. इट डज़ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. तो पोस्टल और रेलवे सर्विसेज को बहाल करना भी हमारी सरकार का ही काम होता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी है गवर्नमेंट का, और वो है अपने देश की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना और साथ ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन करके रखना. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. इसके साथ साथ ये भी एक सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो ध्यान रखे कि उसके जितने भी सिटीजन्स हैं सबको खाने की पूर्ति हो सके और साथ ही जो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी सरकार ही प्रोवाइड कराती है. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. तो अगर मान लो कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे कि कभी कोई सुनामी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसे में भी गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले आगे आते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए समाज में या कोई इंसान क्राइम कर दे तो उन्हें हम कोर्ट के सामने पेश करते हैं, और जो कोर्ट होता है वो भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है. परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस. तब आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होती होगी कि इतने सारे काम और अलग अलग तरह के काम गवर्नमेंट करती कैसे है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो. तो जो ये सरकार सारे काम करती है अलग अलग तरह के, वो उन्हें ज़रूरत भी क्या है करने की. When human beings live
and work together. There needs to be some amount of organization so that decisions can be made. तो जब इंसान इकट्ठे काम करते हैं तो उन्हें किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है जो उनके लिए डिसीजंस ले सके और जिन डिसीजंस को वो सभी माने. Can you list 3 things that the government does which have not been mentioned? तो यहाँ ऊपर काफ़ी सारे काम हमने पढ़े हैं गवर्नमेंट जो कि सारे करती है. इनके अलावा कोई ऐसा काम जो आपके दिमाग में आता है जो गवर्नमेंट करती है लेकिन हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो आप उन ऐसे 3 कामों की लिस्ट बनाइए. Some rules have to be made that apply to everyone. कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सभी पर अप्लाई हों, जो सभी के लिए बराबर हों. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country. तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए और उस पूरे कंट्री की पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो आम इंसान है वो खुद को सेफ और सिक्योर फील कर सके. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट होती है वो करती है वहाँ के एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स के बिहाफ में, वो उसे लीडरशिप प्रोवाइड करती है, उनके बिहाफ में डिसीजंस लेती है और साथ ही साथ उस पूरी कंट्री की टेरिटरी की या उस बाउंड्री की प्रोटेक्शन भी करती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज. अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बहुत सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स वो बहुत सारे काम करती है. तो वो ये सारे काम किस तरह से मैनेज करती है वो हम देख लेते हैं आगे. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत अलग अलग तरह के लेवल्स पर काम करती है. एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल. तो वो बहुत सारे लेवल्स पर काम करती है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. तो अगर हम लोकल लेवल को देखें तो लोकल लेवल होगा हमारे आसपास का एरिया, हमारा गांव, हमारा शहर, इन सब चीज़ों को हम लोकल लेवल पर काउंट करते हैं. द स्टेट लेवल वुड मीन्स दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम. अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो यानी कि वो पूरा एरिया जो एक स्टेट में आता है, जैसे हरियाणा या फिर असम या फिर कोई भी और स्टेट हमारे देश की. एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री. और जो नेशनल लेवल होता है वो पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पर काम करती है ताकि वो सबको सुविधाएं प्रोवाइड करा सके. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट्स फंक्शंस. आप इसी बुक में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से फंक्शन करती है और किस तरह से लोगों की हेल्प करती है. And when you go into the next few classes, you will learn about how governments function at the state and central levels. और इसके साथ साथ जब आप आगे क्लासेस में जैसे जैसे इम्प्रूव होगी आपकी क्लास तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर वर्क करती हैं. लॉज एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन who lives in the country has to follow these. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी सरकार होती है वो कानून बनाती है और सभी सिटीजन्स को उन कानूनों को फॉलो करना होता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. और एक यही तरीका है जिसके थ्रू की जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो फंक्शन करती है, वो प्रॉपर वर्क करती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजंस. तो जिस तरह से जो सरकार है उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, इसी तरह से सरकार के पास उन कानूनों को लागू करने की शक्ति भी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो उसमें कहा गया है कि अगर जो भी इंसान मोटर व्हीकल को ड्राइव करते हैं उनके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल without a license
कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। और अगर कोई इंसान बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो या तो उसे जेल हो जाती है या फिर उसे एक मोटी रकम पे करनी पड़ती है फाइन के रूप में। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज़। अगर गवर्नमेंट के पास डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की पावर नहीं है तो वो डिसीजन मेकिंग की पावर का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्कस, पहले हम ये देख लेते हैं। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। तो अब जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है लाइसेंस का, इसके अलावा कोई आप और लॉ ऐसा ढूंढिए जिससे जिनका की पालन करने के लिए जो आम इंसान है वो बाध्य है। लेसन पर आते हैं अपने। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। अगर जैसे हमने कहा कि सरकार के पास एक पावर है कि अपने कानूनों को वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कराए, इसी तरह आम इंसानों के पास या हमारे कहें कि किसी देश के सिटीजन्स के पास भी ये पावर होती है कि अगर उसे लगे कि कोई लॉ उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी जॉब के या किसी नौकरी के काबिल है लेकिन उसे उस जॉब के लिए हायर नहीं किया जा रहा है सिर्फ उसके धर्म और उसकी कास्ट की वजह से, तो वह इंसान कोर्ट के समक्ष जा सकता है और कह सकता है कि जो सरकार ने कानून बनाया है उसका भली भांति पालन नहीं हो रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। और ऐसे हालात में जो कोर्ट डिसीजन देगा वही डिसीजन मान्य होगा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग तरह की कौन कौन से तरह की गवर्नमेंट होती है ये हम देख लेते हैं अब। Who gives the government the power to make decisions and enforce laws। तो जो सरकार होती है उसे किसने ये अधिकार दिए हैं कि वो हमारे लिए डिसीजंस ले और उन्हें फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी करे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये सारे अधिकार आम जनता या सिटीजन्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम। और वो इलेक्शन के थ्रू ये पावर गवर्नमेंट को देते हैं। इलेक्शन के थ्रू वोट करके वो एक पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट करते हैं खुद पर गवर्न करने के लिए। वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरह से जब अलग अलग एरिया से अलग अलग पर्सनस इलेक्ट होकर इकट्ठा होते हैं तो वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं वो। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सभी एक्शंस को पीपल के सामने एक्सप्लेन भी करती है और उन्हें डिफेंड भी करती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। डेमोक्रेसी के अलावा यहाँ एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई है जो है मोनार्की यानी कि राजशाही। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो जो मोनार्क होते हैं चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और वही सरकार चलाते हैं। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch। तो जो मोनार्क होते हैं वो अपने पास कुछ लोगों की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कहें या कुछ लोग अपने लिए सलाहकार रख सकते हैं जो उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन जो लास्ट पावर होती है जो फाइनल डिसीजन होता है वो मोनार्क का ही होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। जैसा कि हमने डेमोक्रेसी में देखा कि जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए
वचनबद्ध होती है कि उसने वही काम करने हैं जो लोगों की भलाई के लिए हों। लेकिन अगर हम मोनार्की में देखें तो राजा या रानी इस चीज़ के लिए किसी तरह से भी वचनबद्ध नहीं होते हैं। उनका डिसीज़न जो होता है वो फाइनल होता है और ना ही उन्हें पब्लिक को किसी तरह की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है अपने डिसीजंस के लिए। जबकि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि उन्होंने ये डिसीजंस किस लिए लिया। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्कस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजंस दैट अफेक्ट दैम? गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इंसान उस डिसीज़न में इन्वॉल्व हो जो उनके ऊपर असर डालते हैं? अपने आंसर में 2 रीजंस बताइए। सेकंड है हमारा, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन? वाई? तो जिस जगह पर आप रह रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए और जिस तरह की गवर्नमेंट को आप पसंद कर रहे हैं कि वहाँ पर हो, उसके आप रीजंस भी बताइए कि वो उस गवर्नमेंट को आप क्यों पसंद कर रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज़ करेक्ट? यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी करेक्ट हैं। करेक्ट दो स्टेटमेंट्स दैट यू थिंक नीड करेक्शन, और जो आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है और जिनमें करेक्शन की ज़रूरत है तो आप उन सेंटेंस को या उन स्टेटमेंट्स को करेक्ट भी कीजिए। ए, इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom एवर दे वॉन्ट। जो मोनार्की गवर्नमेंट हमने पढ़ी है अभी, जो राजा रानी की सरकार होती है, उसमें जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उन्हें ये अधिकार होता है कि वो अपने लिए एक मोनार्क को चुन सके। सही या गलत? और अगर सही नहीं है तो रीज़न बताइए और उसे ठीक कीजिए, और अगर सही है तो फिर ठीक है। बी, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। और जो डेमोक्रेसी होती है उसमें राजा को एक एब्सोल्यूट पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है अपनी कंट्री को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए। सी, इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स। और मोनार्की में जो सिटीजन्स होते हैं वो राजा से क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो राजा ने डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में वो राजा से पूछ सकते हैं। तो ये सारा डिस्कस में आते हैं सारे पॉइंट्स, आप इन सबको कीजिए, ये आपके लिए एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये वोट्स फॉर वुमेन एक अलग से आर्टिकल दिया है छोटा सा, इसे हम देख लेते हैं। Nowhere in the world have government willingly shared power। तो दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को बांटना चाहे अपनी इच्छा से। All over Europe and USA, women and poor have had to fight for participation in government। तो यूरोप में, पूरे यूरोप में और यूएसए में वुमेंस को और गरीबों को बहुत एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी गवर्नमेंट में अपने पार्टिसिपेशन के लिए। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो लेडीज़ का या वुमेन्स का जो स्ट्रगल था वोटिंग के लिए, अपने लिए वोटिंग राइट पाने के लिए, उससे एक मजबूती मिली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो इस दौरान इस मूवमेंट को नाम दिया गया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। और सफरेज का मतलब होता है अपने लिए वोट का अधिकार पाना, मतदान के अधिकार की मांग करना। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जितने भी मैन थे वो ज़्यादातर तो वॉर में इन्वॉल्व थे, तो बाकी जो काम मैन करते थे उस वक्त, उन सब कामों के लिए वुमेन्स को हायर किया गया, वुमेन्स को बुलाया गया वो काम करने के लिए। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो वो सारे काम जो उस वक्त मैन करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वही सारे काम वुमेन भी करने लगी। ऑर्गेनाइजेशन के काम करने लगी, मैनेजमेंट के काम करने लगी, वो अलग अलग तरह के सारे काम वो खुद करने लगी। अब व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगेन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड
so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. तो ये सब देखने के बाद उस वक्त के जो मैन थे उनके दिमाग में ये एक थॉट आया कि हमने पहले से मतलब जो लेडीज़ के बारे में एक स्टीरियोटाइप्स अपने विचार बनाए हुए थे जो कि अनफेयर थे, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल कैपेबल हैं सारे काम करने के लिए. सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस. तो उस वक्त वुमेन्स को भी उतना ही कैपेबल माना गया डिसीजन मेकिंग में जितना कि मैन को माना जाता था. The suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places. तो इस मूवमेंट के जितने भी कर्मचारी थे उन सब ने फिर वुमेंस के लिए भी राइट टू वोट की डिमांड की और उन्होंने पब्लिकली इसके लिए बहुत सारी एक चेन बना ली, एक रेलिंग बना ली कि हमें भी ये राइट टू वोट चाहिए. मैनी सफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स. तो उसमें से बहुत सारे सफ्रेगेट्स थे, जो बहुत सारे जो इनके मूवमेंट करने वाले थे उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहले तो इम्प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और वो फिर वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे चले गए और उन्हें किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से उन्हें दबाया गया. अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 while women in the UK got the vote on the same terms as men some years later in 1928. तो अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट मिला 1920 में और वहीं पर यूके वुमेन्स को राइट टू वोट मिला 1928 में. तो चलिए अपने लेसन पर वापस आते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. और जो ये हमें आज के जो हालात मिले हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें आराम से मिल गए हैं, वो एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद हमें मिले हैं. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज़. और ऐसे ही बहुत सारे और भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी पाने के लिए. यू नाउ नो that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. अब ये सब पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो एक मेन फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल. तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सिटीजन्स का या आम जनता का रूल होता है. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो आम जनता होती है वो खुद के लिए रूल बनाती है इस रूल्स बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़. तो आजकल जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं उसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमें गवर्न करते हैं. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ होती हैं इसमें जो आम जनता होती है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है किसी भी तरह से गवर्नमेंट में, बल्कि वो अपने ऊपर रूल करने के लिए कुछ नेताओं को, कुछ लोगों को चुनती है इलेक्शन के थ्रू. These representatives meet and make decisions for the entire population. और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और जितनी भी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस भी लेते हैं. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. तो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक कि उसे अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चूज़ नहीं किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया है. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. पर हमेशा से ये ऐसा नहीं था. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा वक्त भी था जब गरीबों को और वुमेंस को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं था, उन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं था.
In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. तो पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उनमें सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिला हुआ था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी. दिस मीन्ड दैट वुमेन एंड द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. इसका मतलब ये हुआ उस वक्त जितनी भी वुमेन थी, जितने भी गरीब थे, जितने भी प्रॉपर्टीलेस थे और जितने भी अनएजुकेटेड पर्सनस थे उन्हें वोटिंग राइट था ही नहीं. वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे, वो अपने लीडर नहीं चुन सकते थे. द कंट्री वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड. तो जितने भी जो पूरी कंट्री थी उसको गवर्न करने के लिए वही रूल्स बनाते थे, वही रेगुलेशंस बनाते थे जो थोड़े से इंसान होते, जो थोड़े से लोग होते थे उस वक्त जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स से पूरी जनता को कंट्रोल किया जाता था. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. तो जब इंडिया आज़ाद हुई उससे पहले भी बहुत एक माइनॉरिटी थी जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और वो उस पूरी जनता के लिए अपने जो एक मेजॉरिटी जनता थी उसके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते थे. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. तो उस वक्त के हमारे बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारी जो आम जनता थी, उन्हें ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था और यहाँ तक कि गांधी जी को भी बहुत शॉकिंग लगा, बहुत ज़्यादा अनफेयर लगा, अनैतिक लगा कि ये किस तरह से जो ये वोटिंग सिस्टम है वो बनाया हुआ है. तो उन्होंने एक अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड की. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और इसे ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who honestly works by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. तो गांधी जी को ये बहुत ही ख़राब लगा. उन्होंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा और कहा कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि एक जो इंसान जो अमीर है उसे तो वोटिंग राइट मिला है, लेकिन वो इंसान जिसका कैरेक्टर अच्छा है लेकिन सिर्फ उसके पास पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए उसे वोटिंग राइट नहीं दिया गया. चाहे वो कितना ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, चाहे वो कितना ही पसीना बहा रहा है, चाहे वो दिन रात पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास फिर भी वोटिंग राइट नहीं है. ये तो एक अपराध की तरह है गरीबों के खिलाफ. तो इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है. मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.